हेलो टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जनरेटिंग फंक्शन, जो सीएसआर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आज हम स्टडी करेंगे। जनरेटिंग फंक्शन को जानने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है हैमिल्टन प्रिंसिपल। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर लेक्चर वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है और हैमिल्टन प्रिंसिपल जो है वो बताता हूँ मैं क्या होता है ये। सो हैमिल्टन प्रिंसिपल देखिए, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी कन्फिग्रेशन स्पेस के अंदर और इसे मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ का टाइम रहा होगा t1, यहाँ का टाइम रहा होगा t2। सो वेरियस पाथ पॉसिबल है यहाँ पर, है ना, बहुत सारे पाथ जो है यहाँ पर पॉसिबल हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारे पाथ यहाँ पर पॉसिबल हैं, लेकिन ये जो पार्टिकल है कन्फिग्रेशन स्पेस में, ये वो पाथ चूज करने की कोशिश करेगा जिसके लिए एक इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाइम t1 टू t2 L dt, ये हमारे पास क्या रहेगा, एक्सट्रीमम रहेगा। एक्सट्रीमम का मतलब हो गया आइदर मैक्सिमम या फिर मिनिमम, और इस इंटीग्रल का नाम है एक्शन इंटीग्रल। ठीक है, इसे हम लोग s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। L यहां पर है लैग्रेंजियन, और ये किसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट q का, जनरलाइज्ड वेलोसिटी q डॉट का और टाइम t का फंक्शन है। ओके, अब इसका एक स्पेशल केस आपने पढ़ा होगा हैमिल्टन प्रिंसिपल का ही, फेरमेट प्रिंसिपल। और ये फेरमेट्स प्रिंसिपल जो है ये ऑप्टिक्स के अंदर आता है। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है सेम कंडीशन फुलफिल रहेगी कि लाइट वही पाथ चूज करेगा जिसके लिए एक इंटीग्रल i इज इक्वल टू s1 टू s2, ठीक है, लैग्रेंजियन की जगह यहां पर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर निर्भर करेगा, x और y ds। ये इंटीग्रल जहां एक्सट्रीमम होगा उसके लिए हमारे पास लाइट जो है वही पाथ चूज करता है। मिनिमम टाइम लगना चाहिए पाथ को, ठीक है, लाइट जो है उसके लिए मिनिमम पाथ होना चाहिए, तो ये इंटीग्रल का वैल्यू एक्सट्रीमम होगा फेरमेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। तो इसी का ही स्पेशल केस है हैमिल्टन प्रिंसिपल का ही। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल का। ये जो हमारे पास एक्शन इंटीग्रल है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, किससे यूज कर सकते हैं, किसमें, आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने में इन एनालिटिकल मैकेनिक्स। तो आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं से डिराइव होती है। ओके, और इसके बाद में आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन जो है ये सेम टू सेम है एनालिटिकल मैकेनिक्स के अंदर, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में था न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ था हमारे पास F इज इक्वल टू ma, यानी कि mx डबल डॉट। ठीक है, तो लैग्रेंजियन की एक पर्टिकुलर वैल्यू चूज करके, ठीक है, आप ये कंडीशन डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वो लैग्रेंजियन क्या होगा वो बता देता हूं मैं। लैग्रेंजियन रहेगा फॉर ए फ्री पार्टिकल हाफ m x डॉट स्क्वायर। ये तो फ्री पार्टिकल के लिए रहा, लेकिन फ्री पार्टिकल नहीं है, यहां पर हम लोग इसके ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, एक बाहर से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल भी इसके साथ एसोसिएटेड है, सो v ऑफ x। तो इस लैग्रेंजियन का यूज करते हुए आप जो है इस इक्वेशन में आ सकते हैं। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये जो एक्शन इंटीग्रल है ये हमारे पास क्या रहता है, एक्सट्रीमम रहता है। इसलिए मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि अगर कोई वेरिएशन आता है इस एक्शन इंटीग्रल के अंदर तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ऑफ t1 टू t2 और L dt दिस मस्ट इक्वल टू 0। आप ये भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका यूज क्यों है जनरलाइज्ड, इसमें जो हम जनरेटिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं इसको डिराइव करने के लिए ये यूज रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये एक ऐसे टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या होती हैं, इनवेरिएंट रहती हैं, या हैमिल्टन इक्वेशंस क्या रहती हैं, इनवेरिएंट रहती हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन इनवेरिएंट कब रहेंगे, एक ही कंडीशन है, जब हमारे पास आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन या फिर कह लीजिए कि ये जो एक्शन इंटीग्रल है ये हमारे पास क्या हो, इनवेरिएंट हो। ठीक है, तो हैमिल्टन प्रिंसिपल अगर इनवेरिएंट है तो उस कंडीशन का यूज करते हुए हम जनरेटिंग फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है क्या जनरेटिंग फंक्शन, वो भी बता देता हूं मैं। जनरेटिंग फंक्शन एक ऐसे टाइप का फंक्शन है जिससे आप लोग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको अगर आपने जनरेट करना है तो ये जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू ही जनरेट होगा, और वो भी एक पर्टिकुलर जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे 4 टाइप के जनरेटिंग फंक्शन होते हैं। तो ये प्रॉब्लम पर निर्भर करेगा पर्टिकुलर कि आपने कौन सा जनरेटिंग फंक्शन यहां चूज करना है। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए डिराइव करते हैं कंडीशन। देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो हैमिल्टोनियन था ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का हमारे पास निर्भर कर रहा था QP, ठीक है, टाइम भी आएगा वैसे यहाँ पे, और ये ट्रांसफॉर्म जब हो रहा था तो एक न्यू हैमिल्टोनियन हमारे पास था, कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और न्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे Q, P और T, ठीक है। इससे होगा क्या फायदा, मैंने आपको बताया था, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स जो है वो मिलने में आपको मदद मिलेगी, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स मिलने से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ये मालूम करें कि यहाँ पर हैमिल्टन प्रिंसिपल अप्लाई करें यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए हैमिल्टन प्रिंसिपल अकॉर्डिंगली जो हमारे पास में एक्शन इंटीग्रल के अंदर वेरिएशन होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के अंदर, 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं डेल्टा T1 टू T2 और लैग्रेंजियन L dt दिस मस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये L का फॉर्मूला कितना होगा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन, ये फॉर्मूला रहेगा T1 टू T2 PQ डॉट माइनस में L और dt दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन सिमिलर वे यहां पर भी हम कह सकते हैं इसी प्रकार से, सॉरी यहां पर हैमिल्टोनियन आ जाएगा ना, ठीक है, यहां पर हमारे पास हो जाएगा वेरिएशन T1 टू T2, ठीक है, स्मॉल p चेंजेस टू कैपिटल P, स्मॉल q चेंजेस टू कैपिटल Q, एंड माइनस में न्यू हैमिल्टोनियन विच इज K, और इनटू में कितना हो गया, dt हो गया, ठीक है। अगर एक से अधिक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं सिस्टम में तो फिर आप यहां समेशन यूज करेंगे, ठीक है, और समेशन रन करेगा i इज इक्वल टू समथिंग 1 2 लेकर के जितने भी हमारे पास हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा PQI माइनस H, ठीक है, इस प्रकार से आपको यूज करना पड़ेगा PIQI, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों क्योंकि इक्वेशंस हमारे पास सिमिलर हैं, दिस इज इक्वल टू 0 ना, ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है, इनवेरिएंट हैं। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस इंटीग्रल में जो इंटीग्रेंड आ रहा है, ये इंटीग्रेंड और ये वाला इंटीग्रेंड, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, ये इक्वल नहीं है दरअसल, ठीक है। तो यहां पर ये इंटीग्रेंड जो है दोनों इंटीग्रल्स के, ये इक्वल नहीं है, जबकि ये जरूर है कि ये दोनों रिलेशन में जरूर हैं, ठीक है ना, कोई ना कोई रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है बता देता हूं मैं, रिलेशन ये रहेगा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक परफेक्ट डिफरेंशियल के बराबर आएगा। दैट मीन्स अगर हम डिफरेंस ले दोनों का तो हमारे पास आ जाएगा PQ डॉट माइनस में H, ठीक है, एंड माइनस में दिस, तो PQ डॉट और यहां से आ जाएगा प्लस K, एंड दिस इज इक्वल टू सम dF बाई dt, ठीक है। ये जो f है ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है। ऑब्वियसली बात है, इस इक्वेशन से हमें पता लग जा रहा है कि ये जो जनरेटिंग फंक्शन है किसका फंक्शन है हमारे पास, स्मॉल q स्मॉल p कैपिटल Q और टाइम t का फंक्शन रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन जनरेटिंग फंक्शन के भी टाइप्स होते हैं। अब जनरेटिंग फंक्शन जो है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, खुद से देख लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे पास Q के साथ एसोसिएटेड कितने होंगे टोटल, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमारे पास QI PI है ना, ये अगर हमारे पास I नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर मौजूद हैं, है ना, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के साथ एसोसिएटेड I कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास हैं, I वेरिएबल्स हमारे पास हैं, तो P के साथ भी कितने होंगे, I वेरिएबल्स होंगे। सिमिलरली क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यहां से यहां हो रहा है तो Q के अंदर भी कितने होंगे, I होंगे, P के अंदर भी कितने होंगे, I होंगे। दैट मीन्स इस सभी के अंदर वेरिएबल्स कितने होंगे, सभी के अंदर I वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि कई हमें सिस्टम ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें एक से अधिक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, ठीक है। जैसे आप कार्टेशियन की बात कर लीजिए ना, कार्टेशियन के अंदर x y z 3 मौजूद हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा, टाइम तो अकेला है, टाइम क्या है, अकेला है। अब इन सब की अगर गिनती करी जाए तो टोटल कितने वेरिएबल्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद दिस जनरेटिंग फंक्शन, तो हम देख सकते हैं i प्लस i प्लस i प्लस i प्लस 1, दैट मीन्स 4i प्लस 1 वेरिएबल्स एसोसिएटेड हैं। लेकिन ये सभी आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें कि इंडिपेंडेंट कितने हैं, तो हमें यह मालूम है कि ये स्मॉल q स्मॉल p जो है ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से QP कैपिटल QP के साथ क्या है, रिलेशन में है ना, हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। Q और P ये फंक्शन किसके रहेंगे, कैपिटल Q कैपिटल P का रहेगा, ये भी हमारे पास कैपिटल Q कैपिटल P का, एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है, वाइस वर्सा भी ट्रू है, ठीक है। तो क्योंकि इनके रिलेशन आ रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे कि इनके साथ या तो Q स्मॉल p या फिर कैपिटल P कैपिटल Q, इनके आप दोनों में से किसी एक का आप क्या कर दीजिए, यहां से नेग्लेक्ट कर दीजिए। दैट मीन्स यहां से आप 2i वेरिएबल्स को कर दीजिए, यहां से डिक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो होगा क्या, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो जनरेटिव फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होंगे वो 4i प्लस 1 नहीं है, वो कितने हैं, 2i प्लस 1 है। और 2i प्लस 1
वेरिएबल्स लाने के लिए आपको 4 तरीके चाहिए, 4 नंबर ऑफ वेज हमारे पास है। ठीक है, कौन कौन से हैं बता देता हूं मैं। 4 वेज हमारे पास कौन कौन से हैं। टाइम तो हमारे पास रहेगा, ये तो पक्की बात है, टाइम तो एक एसोसिएटेड है। अब हमें चाहिए 2i, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसमें से, है ना, 2 कोऑर्डिनेट्स हमें इसमें से चाहिए। तो वो कौन कौन से बता देता हूं मैं। सबसे पहला रहेगा स्मॉल q कैपिटल Q, ठीक है, और टाइम तो ऑब्वियसली बात है ही। ठीक है, एक तो ये जनरेटिंग फंक्शन है हमारे पास पहले टाइप का। दूसरा हमारे पास रहेगा स्मॉल q कैपिटल P और टाइम रहेगा। तीसरा हमारे पास रहेगा स्मॉल p कैपिटल Q, टाइम रहेगा। और लास्ट हमारे पास रहेगा स्मॉल p, ठीक है, और कैपिटल P और टाइम रहेगा। तो ये हमारे पास 4 टाइप के जनरेटिव फंक्शन होंगे। आप इन्हें F1, F2, F3 और F4 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी में देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, i + i + 1, 2i + 1, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, तो 4 टाइप्स हमारे पास आते हैं। अच्छा, इन सब की कंडीशन, मान लीजिए हमें ये फाइंड आउट करना है, किसी में ये फाइंड आउट करना होगा, किसी में ये, तो वो तो प्रॉब्लम पर निर्भर करेगा ये चीज़। ठीक है, तो आप कोई भी एक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पहला वाला ले रहा हूँ मैं, तो ये फाइंड आउट करने की क्या कंडीशन है। ठीक है, सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, कैनोनिकल हो। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने की कंडीशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। वो कहां से डिराइव होगा, वो हमारे पास डिराइव होगा इस वाली इक्वेशन से, क्योंकि लास्ट तो यही आई है ना हमारे पास इक्वेशन, यहीं से हमारे पास ये कंडीशन डिराइव होगी। देख लेते हैं बड़ो कंडीशन क्या है इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। देखिए, हमें इसकी कंडीशन जो है वो डिराइव करनी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास जो है कंडीशन देगा जहां से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए इस जनरेटिव फंक्शन की क्या कंडीशन है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले हमें यहां से अगर f है, पता है कि किसका इसका फंक्शन है, तो आप यहां से df/dt आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां से df/dt कितना आएगा, तो df/dt हमारे पास चेन रूल अप्लाई करिए। ठीक है, f कितने का फंक्शन है, 3 का फंक्शन है ना, 3 वेरिएबल्स हैं, स्मॉल q कैपिटल Q और टाइम। ठीक है, तो 3 ही टर्म्स आएंगे यहां पर, कौन कौन सी, del q बाय del t, प्लस में चेन रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, del f बाय del कैपिटल Q, ठीक है, एंड del q बाय del t, और फिर उसके बाद del f बाय del t, सॉरी यहां पर हो जाएगा, हाँ del f बाय del t, ठीक है, और फिर del t बाय del t, जो कि 1 रहेगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसे हम ऐसा लिख सकते हैं del f बाय del q, और ये हो जाएगा q डॉट, ओके, और यहां से आ जाएगा del f बाय del कैपिटल Q, और ये हो जाएगा q डॉट। ठीक है, अब अगर हम देखें ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसमें भी कैपिटल Q डॉट आ रहा है यहां पर, और यहां स्मॉल q डॉट यहां पर भी आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें द कोफिशिएंट्स ऑफ स्मॉल q डॉट एंड कैपिटल Q डॉट, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, साफ देख सकते हैं आप, del f बाय del q, ठीक है, दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है स्मॉल p के इक्वल। ठीक है, एंड अनदर कंडीशन क्या है यहां से, del f बाय del q, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से आ रहा है -p, यानी कि हमारे पास नेगेटिव एंड दिस इज इक्वल टू p, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से जो जनरेटिव फंक्शन आएगा और यहां से जनरेटिव फंक्शन आएगा, दोनों एक्चुअल में सेम ही आएगा। कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि यहां पर डिफरेंट आ जाए, हो सकता है हमारे पास ये आ जाए a के बराबर, ये आ जाए हमारे पास a जमा b के बराबर, समथिंग मैंने कुछ ऐसा मान लिया। तो हम टोटल जनरेटिव फंक्शन जब देखेंगे तो a क्योंकि कॉमन आ रहा है, तो यहां से f हो जाएगा a, और जमा में जो अदर क्वांटिटी है b, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। अब बात एक चीज और भी आती है यहां से कि प्लस में क्या आ रहा है हमारे पास, del f बाय del t भी आ रहा है ना, del f बाय del t। ठीक है, तो अगर हम देखें -h प्लस k, दैट मीन्स हम कह सकते हैं k माइनस h, इसका वैल्यू कितने के बराबर आ गया, इसका वैल्यू आ गया del f बाय del t के इक्वल। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज दैट हम यहां से लिख सकते हैं k इज इक्वल टू h प्लस में del f बाय del t। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर एक और नया फॉर्मूला आया है, यानी आप क्या कर सकते हैं, ओल्ड हैमिल्टोनियन से न्यू हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या मालूम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जनरेटिंग फंक्शन मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये मालूम है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कंडीशन है। अच्छा, अब एक चीज और है, देखो हमारे पास टोटल कितने जनरेटिव फंक्शन है, 4 हैं, तो 4 इसका मतलब ऐसे 4 हमारे पास केस बनेंगे, है ना। तो सबको याद कैसे रखेंगे, तो याद करने का तरीका है, CSR नेट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद करने का तरीका है कि स्मॉल p और कैपिटल Q जब भी डिनोमिनेटर में आते हैं, तो एक नेगेटिव साइन जरूर आएगा, जैसे हम यहां पर भी देख सकते हैं कैपिटल Q आ रहा है तो नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, यहां स्मॉल q है जो कि यहां पर नहीं आ रहा है, स्मॉल q जो है वो यहां पर नेगेटिव जो है वो इंड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा यहां पर। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखना है, अगर यहां स्मॉल q है तो यहां स्मॉल p ही रहेगा, और यहां कैपिटल Q है तो यहां कैपिटल P ही रहेगा। ठीक है, इसका जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ये थर्ड वाला जनरेटिव फंक्शन, ठीक है, PQT,
इसके लिए हम कंडीशन देखना चाह रहे हैं। तो क्या आएगा हमारे पास कंडीशन, ये स्मॉल पी और कैपिटल क्यू ये दोनों किसके अंदर आएंगे, डिनोमिनेटर में। तो हम लिख सकते हैं डेल एफ बाय डेल पी, ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। और नेक्स्ट कैपिटल क्यू, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में क्योंकि स्मॉल पी और कैपिटल क्यू आ रहे हैं तो दोनों केस में नेगेटिव आएगा, यहां भी नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव, ठीक है। और कितने के बराबर आएगा, तो देखो यहाँ स्मॉल पी है तो यहाँ कितने के बराबर, स्मॉल क्यू, और यहाँ कैपिटल क्यू है तो यहाँ पर कितना, कैपिटल पी। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड टाइप का जेनेरेटिव फंक्शन की कंडीशन, ठीक है। यहां से आप एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जेनेरेटिव फंक्शन का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में। देखिए सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए जिस जनरेटिंग फंक्शन का यूज किया जाता है वो क्या है, f इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा क्यू स्क्वायर कोट क्यू। ये हमारे पास जनरेटिव फंक्शन है, ठीक है, फॉर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि इसका यूज क्या है, कि जैसे जिस जनरेटिंग फंक्शन का आप लोग यूज करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे आपके पास में, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि न्यू हैमिल्टोनियन में आपको एक या एक से अधिक साइक्लिक कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं, ये पक्की बात है। क्योंकि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज यही है कि आप साइक्लिक कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट आपको मिल जा रहे हैं। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए आपकी कैलकुलेशन आसान हो रही है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। आप देखिए यहां पर जो हैमिल्टोनियन होता है, ओल्ड हैमिल्टोनियन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू पी और टी के टर्म्स में, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है, प्लस में हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ओके। ये काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या है, ये जो जनरेटिंग फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, हम देख सकते हैं स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का फंक्शन है। टाइम पर तो डिपेंडेंसी है नहीं इस पर, ठीक है। तो यहां से हम कंडीशन इंपोज कर सकते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने डिराइव किया था कि P इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल क्यू, ठीक है, एंड कैपिटल P इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल कैपिटल क्यू। क्योंकि कैपिटल क्यू डिनोमिनेटर में आ रहा है तो एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा यहां पर, ठीक है, ओके। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप ये कर सकते हैं, ये स्मॉल क्यू स्मॉल पी जो है ये आप जो है हमारे पास में कैपिटल क्यू इसके टर्म्स में आप लोग मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन आप मालूम चलेगा यहां से, देखिए रिलेशन कैसे मालूम करेंगे, P इज इक्वल टू हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, किसका, जेनेरेटिव फंक्शन का। ले लीजिए यहां से, देखिए हाफ m ओमेगा कोट क्यू, ये तो हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा ना। इसके बाद में स्मॉल क्यू का क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है स्मॉल क्यू के टर्म्स में, कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा, ठीक है। सिंपली यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, लेकिन मुझे p नहीं चाहिए, मुझे चाहिए p स्क्वायर। क्यों p स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां पर p स्क्वायर है। जब मैं इसको यहां पुट करूंगा तभी तो मुझे h की जगह पर क्या मिलेगा, कैपिटल K मिलेगा, न्यू हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q कैपिटल P और स्मॉल t, ठीक है। तो p स्क्वायर मालूम कर लेते हैं, p स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्मॉल q स्क्वायर और कोट स्क्वायर कैपिटल Q, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल P, तो कैपिटल P कितना आ गया यहां से, तो माइनस का डेल एफ बाई डेल क्यू, कैपिटल क्यू के टर्म्स में हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो हाफ एम ओमेगा क्यू स्क्वायर और कोट क्यू का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर कैपिटल क्यू, ठीक है। चलिए मुझे यहां से स्मॉल क्यू स्क्वायर चाहिए, तो मालूम कर लिए हैं स्मॉल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया यहां से। अच्छा, एक चीज और है, कोट क्यू में माइनस आता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2p डिवाइड बाय m ओमेगा, और यहां से देखिए ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर क्यू, नीचे तो ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर क्यू हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज हम इस हैमिल्टोनियन में रख देंगे, तो हमारे पास नया हैमिल्टोनियन आएगा कैपिटल K इन टर्म्स ऑफ Q, P और T। देखना आपको इस नए हैमिल्टोनियन में आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेट जरूर मिलेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहां से, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2m, ठीक है, इनटू में p स्क्वायर, तो m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद है कोट स्क्वायर q, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है प्लस में हमारे पास हो जाएगा हाफ m, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और q स्क्वायर कितना हो गया, q स्क्वायर हमारे पास हो गया इनटू में 2p डिवाइड बाय हो गया यहां से m ओमेगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर कैपिटल Q, ठीक है। एक चीज और देखो, यहां से ये जो q स्क्वायर है ये भी हम हटा सकते हैं ना, q स्क्वायर ये वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं हाफ m इंटू में m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये q स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये है इनटू में 2p डिवाइड बाय m ओमेगा, और देखो साइन स्क्वायर q और इंटू कोट स्क्वायर q, क्या बन गया, कोस स्क्वायर q, ठीक है। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर q, ठीक है। प्लस में फिर इसके बाद आप इसको ले सकते हैं सेम टू सेम हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू में 2p डिवाइड बाय m ओमेगा और साइन स्क्वायर q आ गया। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल करेंगे, ठीक है। सो देखो ये कैंसिल आउट हुआ, यहां से m से m भी कैंसिल आउट हुआ,
ओमेगा से ये भी कैंसिल आउट हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा ओमेगा पी को स्क्वायर क्यू। ठीक है, यहां से देख लेते हैं, m से m कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां से भी क्या बचा ओमेगा पी साइन स्क्वायर क्यू। क्योंकि दोनों में ओमेगा पी जो है ये हमारे पास क्या मिल रहा है कॉमन, और अंदर कितना आएगा कोस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू, जो कि आइडेंटिटी से कितना हो जाना है 1 हो जाना है। तो नया हैमिल्टोनियन देखिए, नए हैमिल्टोनियन में कैपिटल क्यू आ ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ क्यू इज साइक्लिक, क्यू हमारे पास क्या हुआ साइक्लिक हुआ, क्यू इज साइक्लिक। ठीक है, और ये हमारे पास नया हैमिल्टोनियन आ गया। और अब अगर आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन मालूम करना है तो हैमिल्टन इक्वेशंस आप लोग यूज कर लीजिए यहां से। ठीक है, चलिए यूज कर लेते हैं। नाउ यूज हैमिल्टन इक्वेशंस। ठीक है, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस अगर आप यूज करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास P डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल के बाय डेल क्यू एंड Q डॉट इज इक्वल टू प्लस डेल के बाय डेल पी, है ना, न्यू हैमिल्टोनियन के टर्म्स में अगर हम देखें। और K कितने के बराबर आया था, K इज इक्वल टू ओमेगा कैपिटल P आया था। ठीक है, चलिए ये मालूम करते, देखो Q तो हमारे पास क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो Q तो आ ही नहीं रहा, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्योंकि P डॉट 0 है दैट मीन्स P कितना है कांस्टेंट है। ठीक है, और P का वैल्यू कितना है K बाय ओमेगा है, तो यहां से हो जाएगा K बाय ओमेगा, और K मतलब हैमिल्टोनियन, न्यू हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन किसको रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एनर्जी बाय ओमेगा, यानी हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और ये होता भी है हार्मोनिक ऑस्किलेटर में, एसएचएम में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि एनर्जी कह लो चाहे एम्पलीट्यूड कह लो, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, बाद में हम लोग फिर डैम्प्ड ऑस्किलेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि एनर्जी और एम्पलीट्यूड डिके करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोनेंशियली, और वो भी। ठीक है, ओके, अब यहां से देखते हैं डेल के बाय डेल पी, ये कितना हो जाएगा, यहां से पी के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना हो गया सिंपल ओमेगा, और ये कितना है यहां से कितना आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू ओमेगा टी, और प्लस में सम कांस्टेंट देखो ये किसका है ओमेगा टी। अगर हम ओमेगा टी का डायमेंशन देखें तो किसके बराबर आ रहा है, एंगल के रेस्पेक्ट में आ रहा है ना, एंगल के बराबर आ रहा है, तो हम यहां से समथिंग एंगल थीटा नोट लिख देते हैं। थीटा नोट इज समथिंग मतलब इनिशियल हमारे पास एंगल था। ठीक है, इनिशियल फेज था, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, सो कैपिटल क्यू हमने मालूम कर लिया। अगर कैपिटल क्यू हमने मालूम कर लिया तो स्मॉल क्यू भी मालूम हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहां से आ जाएगा स्मॉल क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में, है ना, 2p अपॉन m ओमेगा, और यहां से रहेगा साइन क्यू, है ना। अच्छा, इसका से ले सकते हैं 2, और देखिए p कितने के बराबर है, तो हम देख सकते हैं p कितने के बराबर है, e बाय ओमेगा के बराबर है, तो हम लिखेंगे e बाय ओमेगा, और यहां से देखो m ओमेगा इनटू में m ओमेगा। ओके, एंड साइन ऑफ कैपिटल क्यू कितने के बराबर है, कैपिटल क्यू है ओमेगा टी प्लस थीटा नोट, सो ओमेगा टी प्लस में थीटा नोट आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखिए अंडर रूट में 2 अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है एसएचएम के अंदर, वो आप लोग फाइंड आउट भी करते हैं ऑस्किलेशंस एंड वेव्स वाले जो है उसमें सिलेबस के अंदर भी आता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू होता है, और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में थीटा नोट हो गया। ठीक है, अच्छा कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये सब भी कैंसिल आउट, इसको बाहर लेंगे कितना आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नोट। ये इक्वेशन है, देखो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये इक्वेशन है। ठीक है, q इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा नोट। ठीक है, वेयर a डिनोट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जनरलाइज किया एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और जनरेटिंग फंक्शन जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर के एग्जांपल देखते हुए। ओके, तो इस पर बेस्ड हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेंगे बाद में। ओके, सो आज की लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।